हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में समझेंगे। और इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम किसी भी लॉ को क्लासीफाई करते हैं सर्टेन बेसिस पर, किसी भी आधार पर, जैसे कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो हमारे अधिकार और दायित्व निर्धारित करते हैं, तो उन कानूनों को हम बोलते हैं सबस्टेंटिव लॉज। और दूसरे कानून जो हमको प्रक्रिया बताते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉज। तो सिविल के मैटर्स में सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल के मैटर में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में, ताकि जब आप कोई भी सीपीसी से रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो आप उसको ये जान पाएंगे कि सीपीसी के ये किस भाग से संबंधित है। और उसको डिटेल में समझने के लिए एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू, एक ड्राफ्ट खुद आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ताकि उसको एक आसानी से समझा जा सकता है। तो इस पार्ट को देखेंगे हम कि सीपीसी का जो पार्ट फर्स्ट से लेके 11 तक है, सेक्शन 158 तक, और शेड्यूल 1 है, और ऑर्डर 1 से लेके 51 तक। तो हर कानून में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि पहला जो कानून वो सेक्शन होता है शॉर्ट टाइटल, जिसमें कानून का नेम, किसका नाम क्या है, प्रभावी कब से है और कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, उसके बारे में रहता है। और दूसरे में डेफिनेशंस होती हैं। तो उसका जो पहला भाग है पार्ट वन में शुरुआत होती है सूट्स इन जनरल। सूट्स क्या हैं, ठीक है, ये ऑर्डर्स में भी डील कर लेंगे, लेकिन जो इसके सेक्शंस हैं उनको समझ लो। जो पार्ट्स फर्स्ट में सूट्स इन जनरल है, जिसमें कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 9 से लेकर 35 तक। फिर जो इसका जो दूसरा भाग है जिसमें एग्जीक्यूशन है, सेक्शन 36 से लेके और 74 तक। फिर तीसरा भाग जिसमें इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स हैं, पार्ट 4 जो सूट्स इन पार्टिकुलर केसेस है। तो इसको एक आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। पार्ट 5 में स्पेशल प्रोसीडिंग्स हैं, और पार्ट 6 में फिर सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं। पार्ट 7 में अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज हैं। तो हम बाद की वीडियोस में ये भी जानेंगे कि अपील्स क्या है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, इनमें अंतर क्या रहता है। और इसके बाद पार्ट 7 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। फिर उसके बाद में पार्ट 8 रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन के बारे में। पार्ट 9 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सूट्स, ठीक है। इसके बाद में जो 10 पार्ट है जिसमें रूल्स दिए हुए हैं। और इसका पार्ट 11 मिसलिनियस। जो मिसलिनियस मतलब होता है जो बची कुछ चीज़ें जो होती हैं, विकर्ण बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। तो इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इसके शेड्यूल से। शेड्यूल्स, एक शेड्यूल है जिसमें ऑर्डर 1 से लेके 51 तक हैं। हर ऑर्डर में कुछ रूल्स हैं। ऑर्डर 1 जैसे कि इसमें है पार्टी टू सूट्स, तो उसके कुछ रूल्स बने हुए हैं कि पहला ऑर्डर संबंधित है पार्टी जो भी उस सूट से संबंधित होगी, जो भी आप केस या दावा अदालत में डालते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन पार्टी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, किसको पार्टी बनाया जा सकता है, पार्टी को जोड़ा कैसे जा सकता है, हटाया कैसे जा सकता है, उससे संबंधित होता है। उसमें कुछ रूल्स गिवन होते हैं, ठीक है। ऑर्डर 2 जिसमें फ्रेमिंग ऑफ सूट को किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। फिर ऑर्डर 3 जिसमें है कि जो रिकॉग्नाइज एजेंट्स ऑफ प्लीडर हैं, हु विल प्लीड इट। और पार्ट 4 जिसमें सूट्स का इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से होगा। 5 में संबंध से संबंधित, और जो ऑर्डर 6 है उसमें प्लीडिंग से संबंधित। ऑर्डर 7 में प्लेंट से संबंधित। ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ से रिलेटेड। तो आप इस ऑर्डर्स को अपने कन्वीनियंट, जो भी जैसा भी आपको लगे आप नोट कर लें। स्पेशल जो ऑर्डर्स हैं या इसकी एक जिस्ट ले लें आप, कि जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं इसको। तो ये ऑर्डर्स टोटल 51 तक हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके मेन पार्ट से, प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्टरी पार्ट से। सबसे पहले मैंने बताया कि प्रोसीजरल लॉज है, और प्रोसीजर लॉज का मतलब प्रक्रिया बताता है सिर्फ। और इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, कब से लागू होता है। क्योंकि ये ओवरव्यू वीडियो में सिर्फ आप ये समझो किसी भी कानून को पढ़ने की अप्रोच क्या होती है, उसमें अपने दिमाग को इतना इंटेरोगेटिव बना के, ताकि तुम कानून को समझने के लिए अपने अंदर इतने क्वेश्चन भर लो। जब तुम कानून को, बेयर एक्ट को पढ़ो या कमेंट्रीज़ को पढ़ो, तो आपके पास एक अच्छी जानकारी होने के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि तुम सही जानकारी ले पाओगे उसमें से। फिर इसको अगर कोड है ना, किसी भी कानून के पीछे कोड लिखा आता है, इसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ लॉज, काफ़ी कानूनों को इकट्ठा करके एक कोड बना देना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसका स्कोप कितना है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। क्योंकि जो इंटरप्रेट करने का जो कानून है, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशंस, कि किस कानून को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, क्योंकि कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है।
और लेजिस्लेशन ने कोई कानून बना दिया, उसमें कोई कमी रह गई, तो उस प्रावधान को किस प्रकार से व्याख्यान किया जाएगा, किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, ये हम इसमें पढ़ते हैं। फिर इसमें जो दूसरा पार्ट है डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस क्यों दी जाती हैं, किसी प्रकार की एम्बिग्युइटी नहीं रही, कोई अस्पष्टता नहीं रही, उसको दूर करने के लिए हर कानून में एक डेफिनेशन क्लॉज दिया जाता है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो डेफिनेशंस वगैरह हैं कि डिक्री से संबंधित। जैसे पहली डेफिनेशन समझें, डिक्री क्या है, डिक्री के प्रकार क्या होते हैं, कितने क्लासेस होते हैं इसके डिक्री के, और उसके बाद फिर जज क्या है, जजमेंट क्या है, ऑर्डर्स क्या हैं, ऑर्डर डिक्री में और जजमेंट में डिफरेंस क्या है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम डेफिनेशन क्लॉज में जानते हैं, जैसे कि प्लेंटिफ, सूट, समन्स, रिटन स्टेटमेंट, डिफेंडेंट, कोर्ट, ये हर वर्ड हम डेफिनेशन क्लॉज में समझते हैं। फिर उसके बाद में जो सूट्स क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी हम सूट दाखिल करते हैं, कोई भी अपना सिविल मैटर्स में जो अपना प्लेंट दाखिल करते हैं किसी भी कोर्ट में, ठीक है, दावा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो किस अदालत में डालेंगे, तो उसका क्षेत्र अधिकार किसका होगा। क्षेत्र अधिकार दो तरीके से होते हैं यहाँ पर, कि एक सीमा के आधार पर और एक उसके मूल्यांकन के आधार पर, उसकी कीमत के आधार पर। तो जुरिस्डिक्शन क्या, उसकी मीनिंग क्या है, और अगर किसी अदालत का क्षेत्र अधिकार नहीं है तो उसके द्वारा अगर कोई फैसला कर दिया गया है या किसी मामले को ले लिया गया है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तो ये सभी मैटर, कोर्ट्स क्या हैं, ट्रिब्यूनल्स क्या हैं, और जुरिस्डिक्शन के जो प्रकार हैं वो सभी क्रिमिनल का, सिविल का, टेरिटोरियल का, लोकल का, पैसों से संबंधित जो पेक्यूनियरी होता है, और ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्या है। तो ये काइंड्स ऑफ द थिंग्स है ना कि जुरिस्डिक्शन से संबंधित ये हर चीज़ इसमें इस प्रकार से दी हुई है इस कानून में। अगर आप एक लॉयर हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट यहाँ से करें कि कोई भी कानून है, उस कानून को समझने के लिए आप एक ड्राफ्ट ओवरव्यू अपने दिमाग में रखें उस सब चीज़ के लिए, उसकी डेफिनेशंस को समझें, उसका एक बैकग्राउंड समझें कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, और उसको अपने दिमाग में ऐसे फिट करके देखिए कि इफ़ आई वर अ लॉ मेकर देन हाउ आई विल ड्राफ्ट इट। तो इसके बाद में कि जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट्स का कहाँ तक होगा और कितने मैटर्स तक की वो हियरिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन कोर्ट्स का हुआ है तो क्रिमिनल भी में भी आप देखेंगे उसी प्रकार से, सिविल में भी आप उसी तरीके से देखेंगे, और इसमें पावर्स भी दी होती हैं जजेस के लिए कि वो कितने वैल्यू तक के मैटर्स को सुन सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में है रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकेटा। तो रेस सब जुडिस का मतलब है एनी मैटर विच इज़ पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। अगर अदालत के समक्ष कोई मामला है और उस दौरान मुकदमा है तो उसके संबंध में क्या चीज़ें होती हैं। अगर किसी मामले को अदालत द्वारा सुलझा दिया गया, निपटारा कर दिया गया है, क्या उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं पार्टियों के द्वारा उस मैटर को फिर से लाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से लाया जाएगा किसी भी मैटर को तो कितने केस जो सॉर्ट आउट हो चुके हैं फिर से वही एक लंबी पेंडेंसी बन जाएगी केसेस की। तो उनकी प्रक्रिया क्या है। सेक्शन 10 जो रेस सब जुडिस से संबंधित है उसका नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, क्या टेस्ट होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए कि सब जुडिस है। तो और कोर्ट की क्या इनहेरेंट पावर होती है। जैसे कोर्ट की इनहेरेंट पावर सीपीसी में सेक्शन 151 में दी हुई है। अगर वो ऑर्डर्स पास कर देते हैं, वो इंटरम ऑर्डर्स क्या है, फाइनल ऑर्डर्स क्या है। तो ये सब चीज़ आप ये क्वेश्चंस को दिमाग में रखिए। फिर रेस जुडिकेटा के संबंध में सेक्शन 11 में क्या प्रोविज़न दिए हैं, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्ट, हिस्ट्री, ये हर सेक्शन के लिए आप रखें, हर सेक्शन के लिए। और इसको इस तरीके से भी देखें कि कंपैरेटिव वे में जब सेक्शन 11 को पढ़ें तो रूल ऑफ लॉ के साथ पढ़ें और रेस सब जुडिस के साथ पढ़ें, और इसको विड्रॉल ऑफ सूट को फिर अगर कोई सूट डाला है वो विड्रॉल कर लिया है, क्या रेस जुडिकेट तब एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। एस्टॉपेल के प्रिंसिपल्स हैं जब आप एविडेंस लॉ में पढ़ेंगे। अगर आपने कोई प्रॉमिस कर दिया, कुछ स्टेटमेंट दिया है तो यू हैव टू बाउंड विद दैट प्रॉमिस। तो उसके मैटर्स में रेस जुडिकेटा का क्या रोल है। ठीक है, ये कई मैटर्स ऐसे हैं कि वी हैव टू स्टडी देम कंपैरेटिवली। पहले आप एक प्रिंसिपल को समझें कि ये प्रिंसिपल क्या है, ओरिजिन क्या है, नेचर किस प्रकार का है इसका। ठीक, जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो कोई भी मैटर है, कोई भी केस है, तो उसको समझने के लिए आपके पास एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा।
फिर फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जैसे कि नेम से क्लियर होता है कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट दिए जाते हैं तो ये उसके संबंध में रहता है। उसके भी सेम नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्ट देखने हैं आपको, वो बाइंडिंग है, उसके नेचर बाइंडिंग नेचर का है या नहीं है। सेक्शन 13 की कंडीशंस आप इसमें क्लियरली देखें। और इससे संबंधित जो भी रूल्स हैं फॉरेन अवार्ड का, वो क्या हैं, किस प्रकार से एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग, अगर किसी भी प्रकार का कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, कोई भी आप मैटर देखेंगे, किसी भी मैटर को, केस को एग्जांपल के तौर पे आप ले लें, तो आप किसी पार्टी को शू कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर वो लोकेटेड है, जहाँ पर तुम लोकेटेड हो, जहाँ सब्जेक्ट मैटर जो प्रॉपर्टी है वो लोकेटेड है। ये सभी चीज़ें क्या स्कीम से किस आधार पर डिसाइड की जाती हैं, पेक्यूनरी बेसिस पे जो जुरिस्डिक्शन बताया था मैंने, पैसों के आधार पर, उसका रूल क्या है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, और वैल्यूएशन को कैसे काउंट किया जाएगा। टेरिटरी के बेसिस पे अगर जुरिस्डिक्शन देखेंगे तो उसके टाइप्स कितने होंगे, सूट्स किस नेचर का है, प्रॉपर्टी इमूवेबल है, इमूवेबल है, और ये सभी चीज़ डिसाइड की जाती हैं उन सब चीज़ों में, जब डिसाइड करने से पहले कि कहाँ पर शू किया जाएगा। फिर अगर कोई भी सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है तो सबसे पहले देखें कि असेंशियल्स क्या, ज़रूरी चीज़ें क्या हैं उस चीज़ को सूट करने से पहले। पार्टी टू सूट के बारे में जब ऑर्डर 1 में पढ़ेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया है अभी, कि जो हमने बताया कि शेड्यूल फर्स्ट में ये ऑर्डर्स 1 से लेके 51 तक हैं, उस ऑर्डर 1 में देखेंगे कि प्लेंट की मीनिंग क्या है, और जो लोग उसको ज्वाइन, एक से ज़्यादा अधिक पार्टी होती हैं, जैसे एक पार्टी है या 2 पार्टी हैं, प्लेंटिफ एक है या 2 प्लेंटिफ हैं, 3 प्लेंटिफ हैं, या डिफेंडेंट 1 है 2 है, उस तरीके से, ठीक है। तो उनके लिए रूल्स क्या दिए हुए हैं, क्योंकि हर ऑर्डर में रूल्स भी गिवन है, किसी भी पार्टी को हटाने के लिए, जोड़ने के लिए, टाइटल से संबंधित, और सूट को फ्रेम करने से संबंधित क्या रूल्स हैं, कि ऑर्डर को उसको फ्रेम किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि हर सूट के बारे में आपको क्योंकि सूट को प्राइमा फेसी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसी आधार पर, क्योंकि प्रॉपर आपने जो कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है। फिर प्लीडिंग के बारे में समझेंगे, प्लीडिंग क्या, इनका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है। हर कानून को जो आप अभी सुन रहे हैं ना, इन चीज़ों को बस एक ओवरव्यू के लिए आप अपने दिमाग में रखें। जब आप सीपीसी पढ़ेंगे ये सभी चीज़ें आप देखने के लिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी। अगर हम इसके बाद जो वीडियोस बनाएंगे इसमें एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशंस या फिर पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो प्लीडिंग के बारे में, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर, डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार की होती है, और रिट करते हैं तो प्लीडिंग किस प्रकार की होती है, और कोई भी प्लेंट को करते समय हम जब उसके पार्टिकुलर्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसके संबंध में। फिर प्लेंट क्या है और डब्ल्यूएस क्या है। जब अगर एक प्लेंटिव अपने जो भी उसको सिविल रॉन्ग होता है उसकी रेमेडी लेने के लिए, रिलीफ लेने के लिए वो अपना एक दावा दाखिल करता है जिसको प्लेंट बोलते हैं, और जो उसका प्रतिपक्ष होता है, दूसरी पार्टी होती है, डिफेंडेंट होता है, वो अपना डब्ल्यूएस प्रिपेयर करता है जिसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, एक उनका जवाब, जिसको यहाँ पर अगर आप अदालतों में देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या फिर सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो इसको इस तरीके से बोला जाए, दावा और प्रतिवाद पत्र, ये हिंदी वर्ड आप सुनेंगे यहाँ पर। तो उनके बारे में, प्लेंट के बारे में ऑर्डर 7 में आप डिस्कस करेंगे। पार्टी टू सूट्स कौन होती है, कॉज ऑफ एक्शन कब से अराइज हुआ है, जुरिस्डिक्शन कोर्ट का क्या है, और जो भी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन क्या है, लिमिटेशंस रूल, अगर आपके साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ, आपके साथ में सिविल नेचर का कुछ गलत हुआ है, तो आप कब कोर्ट में रिलीफ के लिए जा सकते हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और रिलीफ किस नेचर का लेते हैं, क्योंकि रिलीफ लेने के लिए वहाँ एक कंडीशंस होती है। जब आप कोई भी रिलीफ लेते हैं कि आपको एक इररिपेरेबल लॉस हुआ ज़रूरी है, कि आपको ऐसी क्षति आपूर्ति नहीं, क्षति जिसकी पूर्ति पैसों में नहीं की जा सकती है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके फेवर में, आपको जब भी कोई रिलीफ मिलता है, प्राइमा फेसी आप उसके मतलब ओनर हैं या फिर आपके फेवर में चीज़ें हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं इनसे संबंधित, प्लेंट और डब्ल्यू से संबंधित। अगर प्लेंट रिजेक्शन हो जाता तब क्या करना चाहिए, अगर प्लेंट को रिटर्न कर देते हैं कुछ कमी होने पे तब क्या होना चाहिए, और उसका एडमिशन किस प्रकार से होगा प्लेंट का। ये कंडीशन आप समझ के रखें कि ये जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या फिर आप इसको एक लॉ स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई भी आपने रिलीफ क्लेम किया वो अंडर वैल्यू है, और जो आपने वैल्यू के हिसाब से जब केस को हम दाखिल करते हैं किसी अदालत में, कि अगर कोई भी कोर्ट है जहाँ पर 5 लाख तक के मैटर सुने जाते हैं, और आपका जो
जो मैटर है वो 6 लाख तक की प्रॉपर्टी का, तो तब क्या होगा ऐसी कंडीशन में, ये वैल्यूएशन से संबंधित अगर कोई सूट है जो कानून द्वारा प्रतिबद्ध है कि इसको वार्ड है कानून द्वारा, तो उसके संबंध में क्या है, स्टैम्प ड्यूटी जो आपने लगाई वो इनसफिशिएंट है, तब क्या होगा। तो कई कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जब आप प्लेंट पढ़ रहे हैं तो प्लेंट से संबंधित सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, प्रोज भी कॉन्स भी, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या कंडीशन रह जा सकती हैं उससे संबंधित में। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट की ड्यूटी क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, अगर रिजेक्ट किया गया तो उसके लिए अपील होगा या रिवीजन होगा, अपील किस मैटर्स में होगा, रिवीजन किस मैटर्स में होगा, और एजेंट प्लीडर्स के बारे में उनकी अपीयरेंस किस तरीके से होगी, समनिंग किस प्रकार से होगी, समनिंग में उसको बुलाया कैसे जाएगा, तो रिटन स्टेटमेंट कैसे जमा किया जाएगा। फिर अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस पार्टी, अगर पार्टी अपीयरेंस का मतलब है कोर्ट में अपीयर होना, नॉन अपीयरेंस कोर्ट में अपीयर नहीं होना। अगर अपीयरेंस उनकी ज़रूरी है और वो अपीयर नहीं हुए हैं तो क्या होगा, एक्स पार्टी ऑर्डर कब, मतलब एक तरफा कार्रवाई के बाद जब एक तरफा आदेश दे दिया जाता है, ये किस कंडीशन में किया जाएगा, ठीक है। वे अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कभी प्लेंटिफ अपीयर होता है लेकिन डिफेंडेंट नहीं आता तो एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया जाता है। तो फिर जब वो डिफेंडेंट को पता चलता है कि उसके खिलाफ में ऑर्डर हो गया, तब वो उसको ख़त्म कराने के लिए जो ऑर्डर्स उसके एक्स पार्टी किया गया, तो क्या कंडीशन है, किस प्रकार कराएगा। प्लेंटिफ ने केस डाला और प्लेंटिफ ही नहीं आ रहा, डिफेंडेंट आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर डिफेंडेंट को सर्व किया, मतलब प्लेंटिफ ने किसी भी व्यक्ति ने उसके सिविल लॉन्ग हो, उसने अपने केस को डाला किसी भी अदालत में, वहाँ पर वो उसके बाद गया नहीं और उसको दूसरी पार्टी को समनिंग बुलाया जाता है कोर्ट में कि आपके खिलाफ में ये बात दाखिल किया गया है, आप अपीयर हों, और वो अपीयर होता है वो, लेकिन जिसने केस डाला प्लेंटिफ वो नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्स पार्टी डिग्री क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है और किस ग्राउंड पे मिलती है, जो मतलब कोई भी डिग्री हो जाती है, समझें इस चीज़ को। एक्स पार्टी का मतलब है एक पक्ष ही है, एक पक्ष आया, जब भी बोलना एक पक्ष आया दूसरा पक्ष नहीं आया, ऐसी कंडीशंस में तो उसको सेट असाइड कैसे करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे। तो जो पार्टी जिसके हक में हुई है और जिसके विरोध में हुई है, जिसके हित प्रभावित हुए, वो उसको सेट असाइड कर सकता है और करने के लिए अप्लाई करेगा। एप्लीकेशन लाइज किसके सामने करेगी, किस ग्राउंड पे करेगी, क्या वो अपना डिफेंस ले सकता है ऐसी कंडीशन में, ये सब चीज़ें। और इसके बाद फर्स्ट हियरिंग, पहली हियरिंग कब होती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, शूट फ्रेम, अगर कोई भी एक पार्टी है दूसरी पार्टी, दोनों के बीच में कोई भी मैटर डिस्प्यूट है तो कोर्ट देखेगी, कोर्ट पूरी कहानी को नहीं सुनेगी, कोर्ट ये पूछेगी, दोनों पार्टियों को बोलेगी या फिर कोर्ट खुद से देखेगी कि तुम दोनों के बीच में जो डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं वो क्या हैं, डिस्प्यूटेड इश्यूज़ क्या हैं, आप इश्यूज़ को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। जो मेन इश्यूज़ हैं, इशू नंबर 1 ये है कि प्रॉपर्टी की क्लेमेंट आप भी और आप भी हैं, दूसरा पोजेशन में आप हैं या आप हैं, ये जो भी इसके इश्यूज़ हैं उनको उसी मैटर पर कोर्ट सिर्फ उतना संबंधित चीज़ों को ही निस्तारण करते हैं जो उसके सामने इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, उससे अलग नहीं। फिर है कि डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी दस्तावेज हैं उनकी डिस्कवरी करना, इंस्पेक्ट करना, उनको प्रोड्यूस करवाना अपने सामने, तो इंटरोगेटरी एक प्रोसीजर है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद में हम डील करेंगे इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर्स का मतलब है विच इज़ नॉट फाइनल वन, इसमें किस प्रकार का इंटरिम ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है, ठीक। और इसके बाद में हम डील करेंगे विड्रॉ एंड कंप्रोमाइज़ ऑफ सूट्स, क्योंकि मैंने बताया था कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनमें समझौता हो सकता है, कंपाउंडेबल होते हैं, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए किसी प्रकार से वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, तो सूट को किस तरीके से विड्रॉल करेंगे और किस प्रकार से वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कंडीशंस क्या होंगी। अब इसके बाद है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी। अगर कोई भी प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद उनका LR कौन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, और प्लेंटिफ का या डिफेंडेंट का, या किसी ये जो कंडीशंस है, कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई है, बैंकरप्ट हो गई, तो उसके मैटर्स में ये कंडीशंस इसमें दी हुई हैं। ट्रायल की प्रक्रिया वही नॉर्मल प्रक्रिया जिसमें समनिंग, अटेंडेंस, उनको तलब करना, उनकी हियरिंग में जो चीज़ें आपने पढ़ी, उसके बाद की जो ट्रायल की प्रोसेस में, जो सिविल ट्रायल की वीडियो में आप देख सकते हैं डिटेल में। जजमेंट एंड डिक्री, कोर्ट दोनों पार्टी को सुन के जजमेंट देता है, और डिक्री होता है किसी भी ऑर्डर का एक ऑपरेटिव पार्ट जिसको क्रियान्वयन कराना होता है। स्पेशल सूट्स, उनके बारे में कुछ स्पेशल सूट्स हैं। अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिविजन्स, इनमें डिफरेंस क्या, इसके लिए हम स्पेशल पार्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे, तो आप उसमें देखना, ठीक।
तो इसके बाद जो ये जनरल चीज़ है, फर्स्ट अपील कब लाई करेगी, सेकंड अपील कब लाइज करेगी, सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कौन सी अपील होगी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे कौन सी अपील होगी, और सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉज क्या होते हैं और कौन डिसाइड करेगा इनको, और ऑर्डर्स के जैसे कि कोई भी ऑर्डर निचली अदालत से किया उससे सुपीरियर कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। अपील बाय इंडिग्नेंट पर्सन, इंडिग्नेंट मीन्स इंडिग्नेंट बोलते पुअर पर्सन के लिए। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट होता है, उसके संबंध में ये कंडीशंस दी हुई हैं। रेफरेंस, अगर कोई लीगल इश्यूज़ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि इस पे क्या कानून होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे संबंधित। रिवीजन, जहाँ पर अपील नहीं होती है वहाँ के लिए रिवीजन का प्रोविज़न दिया जाता है, रिवाइज करने के लिए कि कोई मटेरियल फैक्ट तो नहीं छूट गया इसको डिसाइड करते समय, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। एग्जीक्यूशन, उसको क्रियान्वयन कराना कोई भी ऑर्डर वगैरह के संबंध में, ठीक है। ये जो ज़रूरी पार्ट्स हैं, इसको ये इतना ज़रूरी नहीं जो हमने अब तक डिस्कस किया, ये आप दिमाग में रखें और ड्राफ्ट कर लें इस चीज़ को। और इसके बाद में हम अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सभी कंडीशंस में दी हुई हैं। क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूशन कोर्ट, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में। फ़िलहाल जैसे कुछ टॉपिक और देख लें, जैसे कैबिनेट क्या होती है। कैबिनेट में टू इन्फॉर्म करना, अगर कोई भी पार्टी आपको लगता है आपके किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी केस डाल सकती है, तो आप अदालत में जहाँ पर वो उसकी जो क्षेत्र अधिकार है वहाँ आप कैबिनेट डाल देते हैं, ताकि कोर्ट आपको इन्फॉर्म कर दे कि ये सब्जेक्ट मैटर पे आपके लिए एक केस फाइल किया गया है। इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जो अंतर्निहित शक्तियाँ क्या होती हैं। डिले इन सिविल लिटिगेशन, उसका प्रभाव क्या होगा। तो इस वीडियोज़ में ओवरव्यूज़ है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और एक वीडियोज़ में कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। तो अब जब आप MCQ की डिस्कशन देखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।